किसी अक्लमंद इंसान ने कहा है कि दौलत आपको आज़ादी तो दे सकता है, मगर दौलत को पाने के लिए उसके पीछे भागना गुलामी की ही एक निशानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 2021 में आई द ड्यून मूवी को सही से समझने के लिए आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ड्यून की कहानी आज से कई हजार साल बाद की है, जब इंसान इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स को ही अपना घर बना लेते हैं। ड्यून की कहानी में बहुत से एलिमेंट्स का यूज किया गया है जो ह्यूमन हिस्ट्री और नेचर को दर्शाता है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ कल्चरल और रिलीजियस एलिमेंट्स का भी यूज किया गया है। ये 1965 के सेम ड्यून नामी नॉवल पर बेस्ड है, जिसे फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखा था, और ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन नॉवल मानी जाती है। ड्यून की कहानी कुछ यूं है कि आज से कई हजार साल बाद इंसान अलग अलग प्लैनेट्स पर आबाद हो जाते हैं, मगर एक सिस्टम जो खत्म नहीं होता वो है फ्यूडल लॉर्ड्स का सिस्टम। मतलब कि अथॉरिटी हमेशा ही दौलतमंद लोगों के पास होती है। ऐसे ही एक एम्परर होता है जिसका नाम शद्दाम द फिफ्थ है। वो सारे यूनिवर्स पर रूल करता है, मतलब जहाँ जहाँ भी इंसानों ने प्लैनेट्स आबाद किए हैं। वक्त के साथ साथ कुछ इंसान इवॉल्व भी हो चुके हैं और साइंस की फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हुई है। खैर, जो एम्परर था उसने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ निकाला था जो था तो एक डिजर्टेड प्लेनेट, एक रेगिस्तान की दुनिया, मगर वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता था जिसे वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में तो मेलांग कहते, मगर मूवी में द स्पाइस के नाम से है। ये सब्सटेंस रेगिस्तान में पाया जाता है और ये इतना रेयर है कि ये यूनिवर्स में सिर्फ इसी प्लेनेट पर है। इस सब्सटेंस की खासियत ये है कि ये स्पेस ट्रेवल में इस्तेमाल होता है। इससे इंटरस्टेलर ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो जितना ज्यादा ये लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इतना ही ये ताकतवर होते जाएंगे। तो स्पाइस को पाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई है। अब एम्परर से नीचे कुछ फ्यूडल फैमिलीज भी थी, ऐसी वेल्थी फैमिलीज जिनके पास अपनी आर्मी होती थी और प्लेनेट भी उनका अपना ही होता था। तो ऐसी ही दो बड़ी फ्यूडल फैमिलीज थी। एक तरफ थे द हाउस ऑफ हार्कोनेन और दूसरी तरफ द हाउस ऑफ अट्रीडीज। अब एम्परर ने पिछले 80 साल से अराकस का कंट्रोल द हाउस ऑफ हार्कोनेन को दिया था। वो वहाँ रेगिस्तान में अपनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ चलाते, यानी हार्वेस्टर्स, और रेगिस्तान में स्पाइस को कलेक्ट करते और आगे वो उसे एम्परर और बाकी एम्पायर्स को बेचते। मगर ये काम आसान नहीं था। इस प्लेनेट पर 3 बड़े खतरे थे। सबसे पहले तो अराकस प्लेनेट डिजर्टेड है, बहुत ही गर्म और लगभग रेगिस्तान। यहाँ बहुत गर्मी होती है और पानी बहुत कम मिलता है। यहाँ पर अगर सरवाइव करना है तो किसी सेफ प्लेस में, और अगर बाहर जाना है तो इसके लिए एक स्पेशल सूट है जो इंसान के पसीने और बाकी फ्लूइड्स को फिल्टर करके पानी बनाता है और वो उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकता है पीने के लिए, तभी वो अराकस पर जिंदा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यहाँ के नेटिव लोगों से है, जिन्हें फ्रीमेन कहते हैं। वो लोग यहाँ बहुत सालों से यहाँ है, उनकी नस्लें यहाँ आबाद थी, यहाँ तक कि इस प्लेनेट के वातावरण और स्पाइस को उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है, इसलिए उनकी आंखों का रंग नीला होता है। अब फ्रीमेन इतने वेल्थी नहीं थे, इसलिए वो इस प्लेनेट पर चुप चुप कर रह रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो आउटसाइडर्स को यहाँ से भगा सके और अपने प्लेनेट को वापस पा सके, मगर आउटसाइडर्स के पास ताकत ज्यादा होती थी, इसलिए वो उन्हें हरा नहीं पाए। तो अक्सर फ्रीमेन और यहाँ जो आउटसाइडर्स आते, मतलब स्पाइस इकट्ठा करने, उनके बीच लड़ाइयाँ होती। अब तीसरा और सबसे बड़ा खतरा अराकस के ऑर्गेनिज्म से है, जिसे नेटिव तो शाही उलूद कहते हैं, मगर बाकी सबके लिए वो सैंडवॉर्म है। ये रेगिस्तान में रहते हैं और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, इतने बड़े कि ये कई हार्वेस्टर्स को निगल सकते हैं। ये सैंडवॉर्म्स रेत के नीचे ही रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर समंदर में व्हेल्स या बड़ी मछलियाँ, और ये डिसिंक्रोनाइज आवाज को सुनते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए स्पाइस को कलेक्ट करना खतरनाक है, क्योंकि अक्सर जब बड़ी बड़ी मशीनरियाँ रेगिस्तान में चलती है तो वो एक आवाज पैदा करती है और उसी आवाज से ये वॉर्म्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कभी कभी हार्वेस्टर को निगल लेते हैं। इसीलिए स्पाइस को कलेक्ट करना खतरनाक है, क्योंकि अराकस पर वही जिंदा रह सकते हैं जो शक्तिशाली हो। अराकस कमजोरों को निगल लेता है। आई होप कि ये जानकारी काफी होगी इस कहानी को समझने के लिए। अब हम मूवी की स्टोरी पर आते हैं। तो शुरुआत होती है अराकस प्लेनेट को दिखाते हुए। बैकग्राउंड में एक लड़की की नरेशन चल रही होती है कि सालों से हार्कोनेन फैमिली अराकस से स्पाइस ले जा रही है और अब वो इतने अमीर हो गए हैं कि एम्परर से भी ज्यादा दौलत उनके पास है, मगर वो हमेशा यहाँ आतंक मचाते हैं और यहाँ के नेटिव को मारते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अट्रीडीज के ग्रह पर। ये साल 10,191 है, मतलब कि ये बहुत आगे की कहानी है, हमारे सोच से भी आगे की। खैर, हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल नामी लड़का
लड़का दिखाया जाता है जो असल में ड्यूक यानी द हाउस ऑफ अट्रेइडिस का जो एल्डर था उसका बेटा है। पॉल की माँ यानी ड्यूक की वाइफ का नाम लेडी जेसिका है। ये एक नोबल और रिच फैमिली है। इनके पास अपना प्लेनेट है, अपनी आर्मी है। खैर अब चूंकि ये फ्यूचर की कहानी है तो शुरुआती सीन में ही हम जान पाते हैं कि इंसान ने कुछ अलग तरह की पावर सीख ली है, मगर हर कोई ये नहीं सीख पाता। जैसे जेसिका को एक एंशिएंट लैंग्वेज आती है, मतलब आप कह सकते हैं एक टेलीपैथिक पावर, जिसमें बिना आवाज निकाले वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस पावर को जेसिका ने सीखा था और जिनसे सीखा था वो सभी औरतें होती है। उनका एक अलग रोल है इस कहानी में और जेसिका ने ये सब अपने बेटे पॉल को भी सिखाया था। अब पॉल के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे काफी समय से अराकस और एक लड़की के बारे में सपने आ रहे हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान है। फिर आगे हम देखते हैं कि एम्परर की तरफ से द हाउस ऑफ अट्रेइडिस को ये ऑर्डर मिलता है कि वो अराकस पर जाएंगे और एम्परर के लिए स्पाइस इकट्ठा करेंगे। हालांकि इस परिवार से पहले हार्कोनेन वहाँ थे, मगर किसी वजह से उन्हें वो प्लेनेट छोड़ना पड़ा और अब ये जिम्मेदारी अट्रेइडिस को दी जाती है। अब मजबूरन ड्यूक को ये ऑर्डर मानना पड़ता है और वो अराकस पर शिफ्ट होने के लिए मान जाता है। मगर एक बात जहन में रखे कि हार्कोनेन और अट्रेइडिस एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि ये कजन है, मगर फिर भी इनकी आपस में नहीं बनती। अब ड्यूक को इस सब के पीछे ये भी पता था कि ये एक साजिश है, क्योंकि हार्कोनेन बहुत ताकतवर है। उनका यूं अराकस गए से जाना और अट्रेइडिस को अराकस देना कुछ खास हजम नहीं होता उसे। अब हम दो और कैरेक्टर से मिलते हैं, एक ड्यूक का आर्मी जनरल गर्नी और दूसरा उनका एक वफादार पायलट सोल्जर डंकन। ड्यूक ने डंकन को एक मिशन पर भेजा था, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि एम्परर शदाम उन्हें अराकस देगा। इसलिए उसने डंकन को फ्रीमैन यानी अराकस के नेटिव लोगों पर जासूसी और उनसे दोस्ती करने भेजा था। वो भी लौट आता है और पॉल को वो काफी पसंद था। वो उसके साथ अराकस पर सबसे पहले जाना चाहता था, क्योंकि उसने एक सपना देखा था जिसमें डंकन मारा जाता है। मगर डंकन सपनों पर नहीं, हकीकत पर यकीन रखता था। मगर पॉल के सपने कोई सपने नहीं होते थे, बल्कि वो विजन्स होते थे। पॉल अपने पिता से भी इजाजत मांगता है, मगर वो उसे समझाता है कि बेटा हम एक साथ ही जाएंगे अराकस पर। साथ ही वो अपने बेटे पॉल को जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है कि मैं कभी भी एक लीडर बनना नहीं चाहता था, मगर वक्त आने पर आपको ये करना ही पड़ता है। और आगे पॉल को भी द हाउस ऑफ अट्रेइडिस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसे अपने ब्लड लाइन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब ड्यूक को अंदाजा हो चुका था कि इस फैमिली को अब पॉलिटिकल खतरा है। सीन द हाउस ऑफ हार्कोनेन पर शिफ्ट होता है, जहां हम कहानी के दो और अहम कैरेक्टर से मिलते हैं। एक बैरन जो असल में लीडर है द हाउस ऑफ हार्कोनेन का, और दूसरा उसका भतीजा ग्लोसो। हम देखते हैं कि वो गुस्से में बैरन के पास आता है कि आखिर अट्रेइडिस को अराकस क्यों दिया जा रहा है, हमारी इतनी सालों के मेहनत के बाद क्यों। तो बैरन जवाब में कहता है कि एक तोहफा सिर्फ एक तोहफा नहीं हो सकता। उसका मतलब साफ साफ यही था कि वो अट्रेइडिस को मार देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे और वापस से अराकस हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराकस पर आने से पहले पॉल का एक इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से पावर सीखे है। उसे उसका काबू करना भी आना चाहिए। तो ऐसा ही एक कल्ट जिन्हें विचेस कहते हैं इस कहानी में, उनमें से एक एल्डर पॉल का टेस्ट लेती है, वो भी उसे काफी दर्द और तकलीफ देकर। मगर पॉल उस टेस्ट में किसी हद तक पास हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि द हाउस ऑफ अट्रेइडिस अपना प्लेनेट छोड़कर अब अराकस पर आ गए हैं। वो भी अपने बड़े बड़े स्पेसशिप में। उनका स्वागत किया जाता है और वहाँ का जो सिक्योरिटी चीफ था वो ड्यूक को यकीन दिलाता है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके हैं। अब द हाउस ऑफ अट्रेइडिस की तकदीर अराकस पर ही लिखी है। अब ये लोग यहीं रहेंगे जब तक मुमकिन होगा। यहाँ पर एक ऐसा शहर बनाया गया था जो सैंडवर्म से भी महफूज था और लोग यहाँ रह सकते थे। यहाँ से पूरे अराकस को कंट्रोल किया जाता था। अब आते समय वहाँ के नेटिव बार बार पॉल और जेसिका को देखकर एक वर्ड दोहरा रहे थे, वो था लिसन अल गाइब। असल में यहाँ एक मसीहा की भविष्यवाणी है, जो यहाँ आकर अराकस को इन आउटसाइडर से आजाद करेगा और नेटिव को वापस से अपनी धरती मिल जाएगी, जिसे वो पैराडाइज कहते हैं। तो वो पॉल को ही वो मसीहा मान रहे थे, मगर जेसिका अपने बेटे को समझाती है कि इनके बहकावे में मत आना बेटा, ये सदियों से इस बात पर यकीन रखते हैं, मगर आज तक इन्हें कोई मसीहा नहीं मिला। इसके बाद सभी को शहर में लाया जाता है और ड्यूक और उसकी फैमिली को एक महफूज इमारत में। ड्यूक सुरक्षा को और मजबूत करने का ऑर्डर देता है और जेसिका अपने लिए एक ओल्ड मेड को चुनती है, जो असल में यहाँ की नेटिव थी। वो अपने साथ एक खंजर भी लाई थी, जो सैंडवर्म की बॉडी पार्ट से बनाया गया था, क्योंकि ये औरत भी पॉल और जेसिका को अपना मसीहा ही मान रही थी। पॉल हर दिन कुछ नया सीखता, उसने अराकस के बारे में काफी कुछ जान लिया था, मगर एक दिन वो देखता है कि उसे मारने के लिए एक छोटा स्पाई ड्रोन भेजा गया है। खैर वो तो उससे बच जाता है, क्योंकि पॉल के सेंसेस काफी तेज थे और उस आदमी को भी मार दिया जाता है, जो असल में हार्कोनेन था। वो दीवार में पिछले कुछ हफ्तों से छुपा था। इस बात से ड्यून सिक्योरिटी चीफ पर गुस्सा करता है कि वो कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करे। सीन शिफ्ट होता है द हाउस ऑफ हार्कोनेन पर, जहाँ विच की एल्डर बैरन से ये समझौता करने आई थी कि वो पॉल और जेसिका को नहीं मारेगा, क्योंकि जल्द ही बैरन अराकस पर आक्रमण कर